ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिता किशोर और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश पुनिया जी। सर, आपका एनवीटी ऑनलाइन में स्वागत है। जी, तो सबसे धन्यवाद। पहले शुरुआत करते हैं आमेर से। जी। आमेर में रिवाज बदलता रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इस साल ये सीट इतिहास बनाएगी? निश्चित रूप से बनाएगी और रिवाज हर बार कायम नहीं हुआ। एक बार 2008 में यहाँ कांग्रेस के ही एमएलए थे, कांग्रेस की सरकार थी। सामान्य धारणा ज़रूर है, लेकिन जो जन समर्थन दिखता है, और पिछले 10 वर्षों से मैंने जिस तरीके से यहाँ धरातल पर काम किया है, जयपुर के नज़दीक की सीट थी, लेकिन जिस तरीके का बुनियादी विकास ज़रूरी था, हुआ नहीं था। हमने विकास को ही मुद्दा बनाया और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ, और इसलिए कार्यकर्ताओं का परिश्रम, मोदी जी का नाम और काम, और कांग्रेस के खिलाफ जो एक माहौल है, जो जनाक्रोश है, उससे आमेर भी अछूता नहीं है। पेपर लीक से नौजवान परेशान है, किसान कर्जा माफ़ी की वादा खिलाफी से परेशान है, जो कानून व्यवस्था वो बदतर है। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं, उसके कारण एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो बताइए कि मान लीजिए किसी अबला की रोटी मांगते वक्त असमत लूट ली जाती है, तो उससे आमेर का जागरूक मतदाता इत्तेफाक रखता है, उसका एक संवेदना है, जी। वो किसी न किसी रूप में कांग्रेस के खिलाफ प्रकट होगी। जी। जैसे कि उपनेता सदन की बजाय अगर आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर आप चुनावी मैदान में उतरते तो तस्वीर क्या होती? देखिए, मैं जो जब आया था 13 में चुनाव लड़ने के लिए, तो 13 का चुनाव मेरे लिए एक चुनौती था, नया भी था, क्षेत्र से भी बहुत वाकिफ़ नहीं था, फिर भी एक अच्छा सहयोग मिला और मात्र 329 वोटों से मैं उस समय पराजित हुआ था। लेकिन 2018 का चुनाव एक केस स्टडी हो सकता है कि जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमें यहाँ 13,500 से भी ज़्यादा का समर्थन मिला, जीते हम लोग। मैं किसी भूमिका में रहूं, लेकिन मैंने अपने आप को यहाँ एक परिवार के सदस्य के नाते, और आज 8 साल से लेकर 80 साल तक का कोई बच्चा या बुजुर्ग मुझे भाई साहब कहता, तो उसका एक अपनापन है। तो मैं घर तक पहुँचा, चूल्हे तक पहुँचा, दर तक पहुँचा, और इसलिए मैं किसी भूमिका में रहूं, बड़ा हूं या छोटा हूं, उनके लिए परिवार का सदस्य, तो उनका जो मेरे प्रति जो जुड़ाव है, वो किसी पद का मोहताज नहीं, और इसलिए मुझे जो एक आशीर्वाद जनता का मिलता है, वो सेवा के कारण, संस्कार के कारण और समर्पण के कारण। जी। इस चुनाव में बीजेपी 150 सीटों का दावा कर रही है और कांग्रेस 156 सीटें लाने का दावा कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के दावे में तो इसलिए दम है कि 2003 में हम लोग 120 सीटों के बहुमत से आए थे। जी। उसके बाद 2013 में जब हमारा मैंडेट आया था, वो 163 सीटों का था। कांग्रेस की पिछले 20 सालों की हिस्ट्री ये है कि उनको क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलता। एक बार 96 आए, एक बार 99 आए, लेकिन सत्ता के बाद उनके खिलाफ एक इतना माहौल होता है कि वो रिजेंटमेंट में तब्दील हो जाता है। और कांग्रेस की पिछले 10 वर्षों की हिस्ट्री ये है, पिछले 15 वर्षों की, एक बार उनकी 56 सीटें आई थी और एक बार 21 सीटें आई थी। सत्ता के बाद जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनकी दुर्गति होती है। इसलिए उनके दावे में तो दम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो जनादेश की बात मैंने कही है, उसमें सत्यता है, क्योंकि यहाँ जनादेश आता है परसेप्शन से, यानी जो रिवाज है वो जनता उसको कायम रखेगी। दूसरा पक्ष है किसानों से, नौजवानों से, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और राजस्थान की जनता भी उसी पर वोट करेगी। और वो इतना भारी जन आक्रोश है कि वो कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा कारक बनेगा। पिछले 10 वर्षों में खास तौर पर केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो नीतियां हैं, उसका असर राजस्थान की जनमानस पर दिखता है। उदाहरण के लिए जन धन के खाते, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सपना होता था, आज वो पूरा होता है। उज्ज्वला के कनेक्शंस, टॉयलेट्स, आवास, 17 लाख लोगों को सर पे छत मिली है, 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। तो स्वाभाविक तौर पर मोदी जी का नाम और काम ये एक बड़ा कारक होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं और बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, और इसलिए मेरा जो दावा है 150 प्लस का, बीजेपी का जो दावा है वो सत्य है। जैसे आपने उज्ज्वला की बात की, तो अभी भी गहलोत जी ने बोला था कि गैस सिलेंडर की को लेकर गारंटी दी उन्होंने। तो कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि गैस कनेक्शन देने से कुछ नहीं होता, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं और इस पे बीजेपी कुछ नहीं कहती। तो आपका क्या कहना है? पहली बात तो सहूलियत की है। कांग्रेस के राज में गैस का कनेक्शन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, जी। फिर गैस के सिलेंडर के लिए रिफिलिंग के लिए तकलीफ होती थी,
आज हर घर तक गैस कनेक्शन है, एक सहूलियत है। दूसरा, भारत की सरकार ने भी इसमें 450 रुपये की जो सब्सिडी दी है वो भी एक फैक्टर है। गहलोत जी की जो घोषणा है 500 रुपये की, वो 18 में करते तो समझ में आती, 19 में करते, 20 में करते, 21 में करते, 22 में करते, लेकिन 23 में जितनी गारंटियां दे रही हैं वो 23 में दे रहे हैं, जितनी घोषणाएं कर रहे हैं वो 23 में कर रहे हैं। तो जन घोषणा पत्र को यदि वो 18 में लागू करते तो शायद लोग उनकी बात की सत्यता को मान लेते, लेकिन आज नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक तरीके का वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक माध्यम उनका हो गया, इसलिए उन पर लोग उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी। एक बार सदन में सीएम गहलोत ने बोला था कि पुनिया जी बहुत बड़ी-बड़ी सैद्धांतिक बातें करते हैं, पर उनकी बातों में कोई दम नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो हर किसी के लिए कुछ न कुछ कहते हैं। वो तो मोदी जी से के बारे में भी कहते हैं, गृह मंत्री जी के बारे में कहते हैं, पार्टी के यहाँ जितने वरिष्ठ लोग हैं उनके बारे में कहते हैं। पर मुझे लगता है कि दम का वक्त तो अभी आया है, दम दिखाने का। वो सरकार चले हुए परिपक्व नेता हैं, बड़े अरसे से वो यहाँ पर हैं। तो 3 दिसंबर 2023 को पता लग जाएगा कि अशोक गहलोत जी की बातों में दम है कि पूनिया जी की बातों में। जी। ईडी एक्शन को लेकर भी राजस्थान में जो हाल ही में ईडी एक्शन हुआ, उसको लेकर भी गहलोत जी काफ़ी अग्रेसिव थे और उन्होंने बोला कि चुनाव के समय ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है, और जहां तक पेपर लीक के मामले की बात है तो हमारे ही सरकार ने उठाया था। हम नहीं चाहते कि पेपर लीक हो और भविष्य जो है छात्रों का अधर में लटके। तो बीजेपी ने तब कुछ नहीं कहा, और अब चुनाव है चूंकि, तो ईडी के एक्शन और सीबीआई के बेमतलब के एक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दा है। तो क्या कहेंगे आप? राजस्थान में कई वर्षों के अंतराल में एक टिड्डी, एक जंतु होता है जो हमला करता है, बड़ी पैमाने पर किसानों की फसलें नष्ट करता है। और जब टिड्डी की आशंका होती है तो किसान बड़ा आशंकित होता है। तो जैसे टिड्डी से किसान आशंकित होता है, अशोक गहलोत जी भी ईडी से उसी तरीके से आतंकित होते हैं। मुझे लगता है कि ईडी भी संवैधानिक व्यवस्था की संस्था है। वो यदि कोई एक्शन लेती है तो उसका कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें समय लगता होगा। ये बात ठीक है कि चुनाव का समय और इस समय एक्शन होता है तो उसका सियासी अर्थ निकाला जाता है, लेकिन सत्यता ये भी है कि राजस्थान में अब तक के इतिहास में नौजवानों के साथ यदि सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है तो वो पेपर लीक है। 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी, 76,000 को बमुश्किल नौकरी मिलेगी। उसमें भी जिस तरीके से पेपर लीक के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं की, सुसाइड नोट लिखे, अवसाद में चले गए, तो राजस्थान में पेपर लीक के पाप के खिलाफ यदि ईडी कोई कार्रवाई करती है तो मैं मानता हूं कि वो नाजायज़ नहीं है। कांग्रेस में नैतिकता है तो संवैधानिक संस्थाओं का उनका सम्मान करे और अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत करे, उसमें अड़चन पैदा नहीं करे। सियासी बयान सिर्फ केंद्र को बदनाम करने के लिए, लेकिन ये बात सही है कि एक निश्चित फाइंडिंग के बाद ईडी वहाँ तक पहुँची होगी, तो मुझे लगता है कि उनको उदारता स्वीकार करना चाहिए और निरपेक्ष तरीके से ऐसी संस्थाओं का सम्मान भी करना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। मीडिया में भी और जानकारों का कहना है कि बीजेपी में भी गुटबाजी हो रही है अब, इसीलिए चुनाव में बड़े चेहरों को उतारा गया, बड़े नेताओं को टिकट दिए गए। तो क्या इससे गुटबाजी शांत होगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की गुटबाजी को अक्सर कांग्रेस से तुलना की जाती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हम विपक्ष में थे, वो सत्ता में थे। उनके यहाँ विग्रह की शुरुआत 2018 में हुई, जब 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे। फिर सरकार तोड़ने की उन्हीं के यहाँ से कोशिश शुरू हुई, बाड़ाबंदी हुई। कोई भी सरकार 52 दिन तक बाड़े में इतिहास में आज तक राजस्थान की रही गहलोत जी के नेतृत्व में, उसके बाद इस्तीफों तक पहुँच गई बात। तो उनका जो विग्रह है, उनका जो असंतोष है, उनका जो गुटबाजी है, वो तो जग जाहिर है। हमारे यहाँ प्रचारित ज़्यादा किया गया, उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी या परिमाण इतना नहीं था जितना प्रचारित किया गया। लेकिन ये कांग्रेस ने ही, गहलोत जी ने इसको प्रचारित किया कि बीजेपी में खेमे हैं, बीजेपी में बहुत सारे फेसेज हैं। पर प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद तो सारी चीज़ें स्पष्ट होगी कि उन्होंने कहा कि हमारा फेस कमल का फूल होगा, और इसमें बुराई कोई नहीं है, क्योंकि कई प्रदेशों में कोई सेट फिनोमेना नहीं है, चेहरे घोषित किए जाते और नहीं भी किए जाते हैं, और इसके लिए पार्टी का अपना विधान है, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। पर इस बार पार्टी के सारे नेता एक फ्लोर पर बैठकर टिकट डिस्कशन किए, उसमें सबकी सहमति थी। इस बात से भी हम लोग बंधे हुए हैं कि आलाकमान जो निर्णय करेगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कांग्रेस सत्ता से बाहर हो,
बीजेपी काबिज हो। हमारे यहाँ कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई इशू नहीं है कि नेता कौन होगा। नेता वही होगा जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए कहीं कोई शक शुबा और गुंजाइश नहीं है कि यहाँ नेतृत्व का कोई झगड़ा है। टिकट वितरण के बाद कई उम्मीदवार ऐसे जिनको टिकट मिला उनका विरोध हो रहा है, और कई ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी और तो नहीं मिलने पर टिकट उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में क्या राय है आपकी? देखिए, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब अपकमिंग पार्टी होती है, जो उम्मीद होती है, उसके बाद उसमें एक लंबी फहरिस्त होती है टिकट मांगने वालों की। 200 लोगों को टिकट मिलती है, बाकी जितने हज़ारों लोग होते हैं कहीं न कहीं किसी रूप में उनकी नाराज़गी प्रकट होती है, निराशा होती है, असंतोष होता है। धीरे धीरे सब लोग काम पे लग जाते हैं, क्योंकि उस सत्यता तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है। एक्सेप्शनली कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि जो लोग बागी लड़ते हैं, तो ये कोई नई नई कहानी नहीं है, नया किस्सा नहीं है, नई बात नहीं है। पर मैं एक बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखता हूँ। मैं लगभग 90 से राजनीति में हूँ, ऐसे अवसर बहुत बार आते हैं, लेकिन पार्टी के पक्ष में पार्टी का नेता समय आने पर साथ खड़ा हो जाता है। ये कैरेक्टर बीजेपी का ही है। कांग्रेस में जिस तरीके से विग्रह होता है, लोग पलायन करके जाते हैं, बड़ी संख्या में हमसे जुड़ते हैं। हमारा कोई व्यक्ति एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप ही गया होगा, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की तादाद एक बड़ी होती है। कुल मिलाकर इस तरीके का जो वातावरण बनता है, उसको बीजेपी ठीक से डिफ्यूज़ भी कर लेती है और हैंडल कर लेती है। जी। राजस्थान में जाटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, और लेकिन अभी तक उन्हें कोई सीएम नहीं मिला। तो और हनुमान बेनीवाल को हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार इस मुद्दे पर विचार करेगी? देखिए, राजस्थान में कहावत है, हर जाति का अपना स्वाभिमान भी होता है, पहचान होती है, और जाति में रोटी बेटी के रिश्ते तक तो बातें चलती हैं। राजनीतिक तौर पर किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये समय, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेक अवसरों पर किसान समुदाय को अवसर दिया है। मैं सामान्य कार्यकर्ता था, एक सामान्य किसान परिवार से था, मुझे भी पार्टी का अध्यक्ष बनाया पार्टी ने। तो एक केवल मेरा नहीं था, मेरी पूरी कौम का सम्मान था। आज यदि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस किसान समुदाय से आते हैं, तो उसका एक संदेश है कि राजनीतिक दलों में जातियों में एक उत्कंठा जरूर है कि नेतृत्व को हासिल करने की, पर वो मेरिट पे भी तय होता है, परिस्थिति पे भी तय होता है। लेकिन पार्टी ने अनेक अवसरों पर सम्मान दिया है, और मुझे लगता है कि यथायोग्य जब समय के हिसाब से यदि फैसले होते हैं, तो उसमें पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को विचार करती है। लेकिन बीजेपी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। बीजेपी आज 36 कौम की पार्टी है। हम जो कहते हैं कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, तो उसका एक संदेश है। और इसलिए जनसंघ से लेकर बीजेपी की यात्रा देखें तो इसके साथ जुड़ते चले गए लोग, और आज एक जातियों का ऐसा इंद्रधनुष बीजेपी के साथ है। यही कारण है कि वैचारिक रूप से भी हम कांग्रेस के मुकाबले मजबूत हैं, संगठन के मुकाबले भी, और सत्ता में भी हमें अवसर लोगों के इस तरीके से जुड़ने से मिलता है। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा हुई, उसमें वसुंधरा जी की मौजूदगी उतनी ज़्यादा नहीं दिखी जितनी की उम्मीद थी, और इसका असर कहीं ना कहीं भीड़ पर पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि जनता जो है बिना वसुंधरा जी के बीजेपी का साथ देगी? देखिए, वसुंधरा जी पार्टी की सम्मानित नेता हैं, और पार्टी ने उनको अवसर भी दिए हैं, और उन्होंने भी पार्टी को पूरे तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं, और एक विरासत उनके पास रही है। अनुपस्थिति या समय देना, ये उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। वो जितने बड़े आयोजन थे उसमें शिरकत उन्होंने की है। परिवर्तन संकल्प यात्रा अपने उद्देश्य में कामयाब हुई, सफल हुई, क्योंकि बहुत स्थानों पर मैं भी गया। हम जो संदेश देना चाह रहे थे ग्रास रूट पर, हर विधानसभा में, पहली बात तो 200 विधानसभा में जाना, 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करना, और उसमें लाखों लोगों का जुड़ना, तो हम जो सरकार के खिलाफ जो वातावरण पैदा करना चाह रहे थे उसमें हम लोग सफल हुए हैं। इसलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा अपने उद्देश्य में कामयाब हुई, इतना मैं कह सकता हूँ। मीडिया में भी लगातार खबरें आ रही हैं कि इन चुनावों में वसुंधरा जी की अनदेखी की जा रही है बीजेपी की हाईकमान की तरफ से। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। वो कोर समिति की हर बैठक में मौजूद रही, सुझाव अच्छे दिए, और कभी भी किसी तरीके से पार्टी के विग्रह की कोई खबर नहीं आई। एक फ्लोर पर हम लोग बैठे, अच्छे से सार्थक चर्चा की, और पूरी लोकतांत्रिक तरीके से स्क्रीनिंग के बाद टिकट्स तय हुए। कोई किसी तरीके का मतभेद कहीं दिखा नहीं।
तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी के एसेट हैं, वसुंधरा जी भी उनमें शामिल हैं। जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि इन चुनावों पर इन मुद्दों का कितना असर होगा? देखिए, कांग्रेस के पास तो पर्याप्त समय था जनगणना का भी और जो दूसरा मसला ओबीसी आरक्षण का, पर उनको अभी क्यों याद आया और ये बात गठबंधन ने अभी क्यों शुरू की, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है एक सियासी पैंतरा है जो इस समुदाय को प्रभावित करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा ये मोदी की प्राथमिकता थी और उन्होंने पूरा किया है। आज उनके मंत्रिमंडल में यदि दर्जन भर ओबीसी के मंत्री होते हैं तो वो अपने आप में एक संदेश है। तो मुझे लगता है कि समय पर इन सब चीज़ों का समाधान भी होगा और केंद्र की लगभग इस तरीके के मुद्दों पर प्राथमिकता रहती है, और अभी कुछ समय के गर्भ में चीज़ें को अभी कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस की और जो विपक्षी गठबंधन है, उनकी एक सोची समझी सी रणनीति है इस जरिए उनको प्रभावित करने की। लेकिन वो इनकी हकीकत जानते हैं कि जब ये सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और आज ये अपेक्षा रखते हैं और हल्ला मचाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जायज़ नहीं है। अ, अगर बीजेपी जीतती है राजस्थान में, तो क्या लगता है कि आप लोग जातीय जनगणना कराएंगे राजस्थान में? देखिए, मुझे लगता है कि ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पहले डिस्कस होगा और केंद्र जो निर्देश देगा उसके बाद ही हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। पेपर लीक, मॉब लिंचिंग या महिला सुरक्षा की बात बीजेपी विपक्ष में रह के उठाती रही है, तो जब आपकी सरकार आती है अगर, तो इस पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे या क्या इसके लिए प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, पेपर लीक तो बीजेपी के राज में होगा नहीं, और जिन्होंने अब पेपर लीक किए हैं उनको जितना हमसे संभव होगा सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे। ये सारा काम राजनीतिक संरक्षण में हुआ, ये उन्हीं के लोगों ने इस बात को कहा है। मॉब लिंचिंग और महिला उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा ये बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मसले हैं, और कानून व्यवस्था की बदहाली खुद उसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। पुलिसिंग खत्म हो गई, पुलिस के संसाधन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, उनका मनोबल गिरा हुआ है। पुलिस को एक तरीके से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और जो राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस में बढ़ा है, मुझे लगता है उसको कम करेंगे, ख़त्म कर देंगे तो ये अपने आप में चीज़ें समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो विरासत है कानून व्यवस्था की बदहाली की, उसको ठीक करने में हमें भी एक चुनौती हमारे लिए ज़रूर है। जी। बीजेपी लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे को और क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा उठाती रही है राजस्थान में। लेकिन खाचरियावास का कहना है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य हैं जिनमें राजस्थान से ज़्यादा क्राइम है और महिलाओं के अगेंस्ट भी क्राइम है, लेकिन उस पर बीजेपी कुछ नहीं कहती, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तुलना नहीं हो सकती। हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान की बात करेंगे, और जिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहे हैं वो इस बात को संकेत करता है कि 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन राजस्थान में होती हैं। बाकी जगह क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ दृश्य बड़ा भयावह है। कहीं भी इस तरीके का दृश्य नहीं होता कि जिंदा किसी नाबालिग को रेप करके भट्टी में जिंदा झोंक दिया जाए, किसी अबला के पैर काट ही दिए जाएं चांदी के कड़े के लिए, शिक्षिका को जिंदा जला लिया जाए, या कोई रोटी मांगे और उसकी असमत ले ली जाए। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो बड़े हृदय विदारक हैं। ये घटनाएं राजस्थान में ज़्यादा हुई हैं, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए सबक है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ। तो वो यदि उत्तर प्रदेश में ये नारे के साथ काम कर सकती, तो यहाँ दर्जनों बार आई हैं, रणथंभौर में पर्यटन किए हैं, पर आज तक किसी अबला के आंसू पहुंचने वो गई नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फ़र्क है। उनके मंत्री कुछ भी बयान दें, लेकिन हकीकत ये है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की बदहाली की जिम्मेवार कांग्रेस है। महिला को उत्पीड़न को रोकने में नाकामयाब हुई है, और यही कारण है कि राजस्थान आज सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। प्रियंका जी हाल में ही राजस्थान आई तो उन्होंने बीजेपी के केंद्र सरकार को लेकर, उनके खर्चों को लेकर बड़े सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी पार्टी के लिए बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, लेकिन जनता के लिए उनके पास नहीं है। उनको नहीं पता कि जनता के लिए एक नेता को कैसा होना चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में उनको नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि करप्शन की जनक कांग्रेस पार्टी थी,
अधिकांश पैसा उनका भ्रष्टाचार में गया। स्विस बैंकों के खातों की चर्चा अक्सर होती थी। यदि बीजेपी गरीब कल्याण की योजनाएं लागू नहीं करती तो इस तरीके से 80 करोड़ लोगों को अन्न नहीं मिलता, जनधन के खाते नहीं खुलते, उज्ज्वला की सहूलियत नहीं मिलती, लोगों को सर पे छत नहीं मिलती। ये वही प्रियंका गांधी हैं जिन इंदिरा जी के नाम से इंदिरा आवास बने थे, लेकिन न पाताल में थे न आकाश में थे, कहीं अस्तित्व नहीं था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पे फिजूल खर्ची का इस तरीके का आरोप उनका बेमानी है, कोई प्रमाण नहीं है, रटी रटाई सी सुनी सुनाई सी बातें हैं। सीएम गहलोत इस वक्त जनता को गारंटी स्कीम्स दे रहे हैं, तो इस चुनाव में बीजेपी इन चीज़ों से कैसे निपटेगी? क्या आप लोग भी इस तरह की घोषणाएं आगे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि देश में मोदी से बड़ी गारंटी नहीं है और अशोक गहलोत की गारंटी पे राजस्थान के लोग भरोसा नहीं करते। उनकी गारंटी चाइना के खिलौनों की तरह जो एक समय बाजार में खूब आए और फिर गायब हो गए। लोगों ने डोमेस्टिक और घरेलू खिलौनों पर भरोसा शुरू किया क्योंकि वो कीमत ज़रूर कम होती थी पर वो टूट जल्दी जाते थे, इसलिए उनकी गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है और राजस्थान की जनता उनकी गारंटी पर एतबार नहीं कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो माहौल है उसके हिसाब से मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता ने इस बात की गारंटी ली है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। राजनीति में आपका अनुभव 38 सालों से ज़्यादा का हो गया है, तो ऐसी कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहती हो, जो आपको लगता है कि इस घटना ने मेरी सोच और मेरा रास्ता बदल दिया, ऐसी किसी घटना के बारे में बताएं? देखिए, हमारे यहाँ के बड़े नेता थे भैरों सिंह शेखावत जी और उन्होंने मैं अक्सर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 पीढ़ी के साथ काम कर पाया, दादा के साथ, पिता के साथ और पोते के साथ में। तो मुझे बहुत अनुभव भी हासिल हुआ, जीवन में सीखने को बहुत मिला। जब युवा मोर्चा में गर्म खून था तो हम लोग बहुत उत्तेजित होते थे, तो उन्होंने सिखाया कि ईमानदारी, संयम और परिश्रम राजनीति की सफलता की चाबी यही है, जो ये कायम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो हमने उसको मूल मंत्र माना और जब हम लोग 1998 में बुरी तरीके से हारे थे, हमारी 33 सीटें आई थी, मैं शेखावत साहब के पास गया तो मैंने कहा जी मैं युवा मोर्चा के जरिए पार्टी को खड़ा करना चाहता हूँ, एक पैदल यात्रा करना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कैसे संभव होगा, इतना सारा हमारे खिलाफ वातावरण है, लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया और मैंने वो यात्रा की। वो मेरे जीवन की एक अनूठा अनुभव है। 500 किलोमीटर की यात्रा जिसमें 9 लोकसभा, 34 विधानसभा, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ 10 लाख लोगों तक हम लोगों ने संपर्क किया। उसका परिणाम लोकसभा में साफ तौर पर दिखा और अलवर की सभा में उन्होंने खुद ने मुझे माला पहनाकर कहा कि आज की माला का हकदार तू है। इसका मतलब पुराने लोगों में नए लोगों को विकसित करने की और उसके बाद एप्रिशिएट करने की जो एक परिपाटी थी उसको उन्होंने बखूबी किया और वो मेरे लिए मूल मंत्र बन गया और उसके बाद से मैंने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो जीवन में स्मरण करते हैं तो उत्साहित करती हैं। युवा जागरण पदयात्रा ये मेरे लिए जीवन का मेरा टर्निंग पॉइंट थी, जिसने मुझे बहुत सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। जी। पुनिया जी, हमें एनबीटी ऑनलाइन को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।